अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एंड इट्स अ गुड मॉर्निंग एक्चुअली, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस नुकसान का खदशा अंदेशा जाहिर किया जा रहा था वो नहीं हुआ है, क्योंकि बेपरजॉय पाकिस्तान से कन्नी कतराते हुए भारतीय गुजरात के साहिलों से टकरा गया है। यहाँ पर उसके असरात ज़रूर देखे जा रहे हैं और बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ है जो एक दो दिन जारी रहेगा। जो एक्सपेक्टेशन थी और जिसके लिए प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, इवैक्यूएशंस हो रही थी, आपको पता है किस तरह लोगों को अपने घरों से निकाल के और महफूज जगहों पे ट्रांसफ़र किया गया, वो वैसे बड़ी अच्छी बात थी कि वो सब कुछ किया है जस्ट इन एंटिसिपेशन कि कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बचत होगी आई वुड से। और सिंध से की साहिली पट्टी पर तबाही के ख़तरात जो थे वो बिल्कुल टल गए हैं। 81,000 मजमूई तौर पर लोगों को एक्चुअली शिफ्ट किया गया था, नकल मकानी उनकी कराई गई थी। अभी एक दो दिन गालिबन उन्हें और गुजारने पड़ेंगे, जस्ट दैट कि साइक्लोन जो है वो ज़रा सेटल डाउन हो जाए और बारिशों वगैरह का अगर सिलसिला जो चल रहा है वो भी कुछ थम जाए, बस एहतियाती तौर पर। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें नॉर्मलाइज बिल्कुल, बल्कि एनडीएमए का ये भी कहना है कि तूफान जो है वो कमज़ोर भी हो जाएगा और साइक्लोन बिल्कुल वो उसकी शक्ल जो है, पहले तो आपको पता ना कि सिवियर और क्या उसको कैटेगरीज दी जा रही थी, और शाम तक वो डिप्रेशन में भी तब्दील हो जाएगा, यानी वो बिल्कुल ही मध्यम सा पड़ जाएगा। तो कराची में जो साहिल पे इलाके हैं वो भी सारे अब खुल जाएंगे होपफुली आज शाम से। होपफुली एक्चुअली देखिए प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए गए हैं पूरा हफ्ता, दैट वाज अंडरस्टैंडेबल, दैट वाज वेलकम एक्चुअली। उससे एक थोड़ा सा एहसास हुआ कि हुकूमत को फिक्र है आवाम की, लोगों की, एंड दे नो दैट दिस थिंग इज़ कमिंग, तो उन्होंने ये प्रिकॉशंस लिए। ख़ास तौर पे आपको पता है ये सजावल, ठट्टा, बदीन, वहाँ से तो बड़ी मास इवैक्यूएशंस भी हुई हैं। तो उनका वापस आना आई थिंक इट विल बी a day or two, ऐसा लग रहा है मैक्सिमम 2-3 डेज। एक और बात बता दें कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नुकसान नहीं हुआ है, पर्टिकुलरली जो केटी बंदर का इलाका बताया जा रहा था, शुरू से बता रहे थे कि यहाँ पर ज़रा ज़्यादा ख़तरा है। वहाँ पर तेज़ हवाएं चली हैं, तूफ़ानी हवाएं हैं, झक्कड़ चले हैं, जिसकी वजह से बिजली के कुछ खंबे उखड़ गए हैं। साहिल पर जो कश्तियाँ खड़ी हुई थी मल्लाहों की, माहीगीरों की, उनको नुकसान पहुँचा है। वफाकी वज़ीर मौसमियात शहरी रहमान ने कल ही बता दिया था कि समुद्री तूफ़ान की रफ्तार में कमी आ गई है, थैंक गॉड। और उन्होंने बताया था कि उसका रुख भी जो है, डायरेक्शन भी है, वो तब्दील हो रही है और कराची से मज़ीद दूर हो रहा है। एक दफ़ा तो फिर याद दिला दें कि उन्होंने क्या कहा था। ये 10 साल में पहला ऐसा साइक्लोन है जो पाकिस्तान की तरफ आया है, लेकिन डिले का मतलब नहीं है कि इसकी शिद्दत में कमी आई है। शिद्दत इसकी मेंटेन है इस वक्त, ये शायद हैवी हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज इसकी विंड्स चल रही हैं। ज़ाहिर ठट्टा, सुजावल, बदीन, मलीर में भी इसका इम्पैक्ट फील होगा जी। और अब क्योंकि ये जा रहा है शुमाल मशरिक की तरफ ज़्यादा, तो शुमाल की लाइन में हमारे थरपाकर डिस्ट्रिक्ट भी अब आता है, तो ये शिफ्ट तो हुआ है। अगेन रफ्तार कम हुई है, इसका मतलब रात को किसी वक्त इसका लैंडफॉल हो सकता है। देखिए इस तूफ़ान की सिवियरिटी जो थी वो देखने वाली थी भारतीय गुजरात में, और वहाँ काफ़ी तबाही भी आई। समुद्री तूफ़ान गुज़िश्ता शब गुजरात के साहिली इलाके जाकोपोर्ट से टकराया और तूफ़ानी हवाओं से 3,500 से ज़ायद बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त उखड़े गए। जो होर्डिंग्स होती हैं दुकानों के आगे, जो आपको पता है बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, पानी खड़ा होना स्टार्ट हो गया बारिश का, तो वहाँ एक्चुअली जो सीवियर इम्पैक्ट था वो देखने को मिला। हाँ, 45 देहातों की बिजली भी मुनक़ता हो गई तूफ़ान के बायस। राजस्थान में बाय द वे आज से शदीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। हम एक तो अपने नुमाइंदगान से जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। साहिल से हम आपको रोज़ रिपोर्ट करते हैं, कराची के साहिल से भी, और बदीन और ठट्ठा और सुजावल से भी, और महकमा मौसमियात के एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे और उनसे मालूम करेंगे कि अब जो ये कहा जा रहा है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है बाज़ जगह तो, और जहाँ नहीं हुआ वहाँ भी बारिशें होने वाली हैं या हो रही हैं, वो क्या इसी तूफान से मामला जुड़ा है या वो कोई और सिस्टम है? आपको पता है बिल्कुल, उनीबा ज़मीर शाह हमारी नुमाइंदा कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारी साथी, वो रोज़ साहिल पे पहुंची होती हैं। शी इज़ बीन रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर। आंखों देखा हाल जो हम कहते हैं ना, वो आई विटनेस अकाउंट इज़ द बेस्ट अकाउंट। हमारी मौसम के साथी हैं। बिल्कुल बढ़िया, आपने शायराना बात की, आज हम कर सकते हैं बिकॉज वी आर अ लिटिल रिलीव्ड। उनीबा क्या हाल है आपका? उनीबा कैसी हैं आप, क्या देख रही हैं? कुछ डिफरेंस आपको आज नज़र आ रहा है पिछले 3-4 दिनों से आप रिपोर्ट कर रही हैं?
जी हाँ हुमा, मैं ठीक हूँ। फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि साहिल आप देख सकती हैं कि ये जो लहरें हैं काफ़ी दूर जा चुकी हैं, लेकिन थोड़ा रफ़ अभी भी फील हो रहा है। आज जो हवाएं चल रही हैं उसमें थोड़ी सी गर्माइश भी महसूस हो रही है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की विंड है और थोड़ी सी गर्म है। जिससे हमने जब तूफ़ान करीब आ रहा था तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया था, हब्स ख़त्म हो गया था, लेकिन आज हवाओं में थोड़ी सी गर्मी मुझे महसूस हो रही है। और वैसे ही यहाँ पर सन्नाटा लगा हुआ है, कोई दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा, खामोशी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छी बात है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जिसकी आपने बात की, तो एनडीएमए से हमारी बात हुई, कहते हैं कि कोई एक भी जानी नुकसान अभी तक से रिपोर्ट नहीं हुआ और जो खदशात थे उसके मुताबिक वैसा नहीं हुआ और काफ़ी अच्छा रहा ये तूफ़ान कि ये यहाँ से जो ख़तरात थे वो टल गए। लेकिन ये अभी जो है कहा जा रहा है कि केटी बंदर से तकरीबन ये 125 किलोमीटर दूर है और आज शाम तक ये मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा और डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। आगे ये बढ़ता हुआ थर पारकर नंगर पारकर में जाएगा, वहाँ पर बारिश बरसाएगा, फिर ये राजस्थान में जाएगा, वहाँ पर भी 1 से 2 दिन बारिश बरसाएगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 17 जून तक केटी बंदर के इतराफ़ के जो इलाकों में वहाँ पर बारिश का इम्कान रहेगा, तेज़ हवाओं का इम्कान रहेगा। जबकि केटी बंदर जो लैंड फॉल का जो उसका पॉइंट है वहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 से 8 फीट तक लहरें अब भी बुलंद हो सकती हैं। जबकि सिंध की साहिली पट्टी पर भी 2.5 मीटर तक बताया जा रहा है कि लहरें बुलंद हो सकती हैं। कराची में जो बारिशों के इम्कान थे वैसे तो बारिश नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि अब भी इम्कान है कि जो ठट्टा से करीबी इलाके हैं जैसे स्टील टाउन, मलीर, कायदाबाद, यहाँ पर हल्की से मुतदिल बारिश हो जाए। और अगर बादल शहर की जानिब आते हैं तो यहाँ पर भी हल्की से मुतदिल बारिश का आज भी इम्कान रहेगा। अच्छा, अब ये बताइए उनीबा कि कराची के साहिल को आपको पता ही है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके 3-4 रोज़ हो गए बंद किया हुआ था। शहरियों की आमदोरफ्त यहाँ पर बिल्कुल बंद थी, बस जो रिहायशी हैं वहीं जा रहे थे। इवन जो रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं और जो बिल्डिंग्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वहाँ भी लोगों को घरों तक महदूद होने की हिदायत जारी की गई थी। वॉलंटरी इवैक्यूएशन। हाँ, सो अभी क्या सूरत हाल है? अभी नॉर्मल होता हुआ कुछ नज़र आ रहा है? यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हुआ है या अभी तक बंद है सड़क? नहीं, आज तो सड़क बंद नज़र नहीं आई। इवन लोग भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, लेकिन सन्नाटा ज़रूर है, लोग मौजूद नहीं हैं। क्योंकि नॉर्मली हम जब इस वक्त यहाँ पर आते हैं तो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन अभी लोग नहीं हैं और गाड़ियाँ भी उस तादाद में नज़र नहीं आ रही। लेकिन होपफुली शाम तक या रात तक इसे खोल दिया जाएगा, क्योंकि आज तक ही कहा गया था कि इम्कान रहेगा कि बारिश होगी, लहरें बुलंद होंगी, तो उसके बाद हालात नॉर्मल की तरफ जाएंगे। और कराची में इसके बाद जो मौसम कैसा रहेगा, इस हवाले से मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि समुद्री हवाएं जो कराची की लाइफ लाइन है यहाँ के मौसम को मुतदिल रखती हैं, वो इसके बाद बहाल हो जाएंगी, अच्छी रफ्तार से चलेंगी। तो जो हब्स की कैफियत हमने तूफान से पहले देखी थी वैसा मौसम नहीं होगा, मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा और जून के जो मामूल के औसत दर्जा हरारत हैं जैसे 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेंगे। चलें, ज़बरदस्त। अब तो चीज़ें फिर नॉर्मलाइज होना शुरू हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी कहा जा रहा था। उनीबा बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया, उनीबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर थ्रू दिस जर्नी। जब से आप हमें रिपोर्ट कर रही हैं इस तूफान के मुतालिक, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, सो दिस इज़ डेफिनेटली गुड न्यूज़ फॉर अस हियर इन पाकिस्तान। आपको पता है कि हम यहाँ कराची में बैठे हैं और हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त इवन ऑन सोशल मीडिया जो हमें फॉलो करते हैं, दे वुड बी आस्किंग अस थ्रू आउट दिस वीक कि क्या हाल है, हमने ये सुना, ये हो गया। मतलब रूमर्स भी बहुत से थे जिनमें बहुत कम सच्चाई थी, तो अब आप लोगों के सामने है कि ख़तरा जो है ये फाइनली मेरा ख्याल है टल गया है। बारिशों की बात हो रही थी, शुक्र है बारिश नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग इस इंतजार में भी थे कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मौसम जरा खुशगवार हो जाएगा। बारिश हुई बिल्कुल ही थोड़ी सी, मतलब कुछ ज्यादा काफी थी। एक तो मतलब लिटरली वो वाली बारिश जो गिर के थोड़ी देर बाद खुश्क भी हो जाती है, तो कहीं पानी भी ना खड़ा हुआ। बाकी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जो साहिली पट्टी जिसका हम पहले से जिक्र कर रहे हैं। कराची के वो इलाके जो ठट्ठा के करीब हैं, जैसे कि बहरिया टाउन, सुपर हाईवे के अतराफ के इलाके, स्कीम 33, स्टील टाउन, मॉडल कॉलोनी, यहाँ पर ज़रा निस्बतन ज़्यादा बारिश हुई है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिटी। एनीहाउ, हम ज़रा मौसम की सूरत हाल मालूम कर लेते हैं कि बारिशों का सिस्टम अक्रॉस द कंट्री एक्चुअली शुरू होने वाला है। यहाँ तो शुरू हो चुका है। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद साहब, यहाँ तो इट मेक सेंस, तूफ़ान टकराया है, उसके असरात हैं, साहिली इलाकों में भी बारिश हो रही है, कराची में भी उसके असरात देखे जा रहे हैं। लेकिन यही बताया जा रहा है कि भाई आज़ाद कश्मीर से लेकर कराची के साहिल तक बारिशें होंगी आने वाले दिनों में। ये क्या इसी तूफान की वजह से है जो आया? पंजाब में तो परसों तो हमने बहुत ज़्यादा बारिश देखी भी और सुनी भी, और बिल्कुल वो लग रहा था कि जैसे मॉनसून ही ऑलमोस्ट स्टार्ट, या वो अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है। जी अब्दुल्ला भाई, ये जो तूफान है इसके असरात जो है वो हमारी सिंध की साहिली पट्टी तक ही महदूद हैं
और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जो इस वक्त बारिशों का सिलसिला इनफैक्ट चल भी रहा है और आगे आने वाले दिनों में इसमें मजीद थोड़ी बहुत जो है वो शिद्दत आएगी। ये बेसिकली मगरिबी हवाओं के सिस्टम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पिछले एक लंबे अरसे से हम देखते आ रहे हैं, और साथ ही साथ अब कुछ प्री मानसून की जो हवाएं होती हैं, प्री मानसून मॉइस्चर जो इंटरेक्शन होता है, उसके ज़रिए असर जो है ये आने वाले हफ्ते में जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज में, स्पेशली केपी के, पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ आइसोलेटेड एरियाज में जो है ये इस तरीके से बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाए। नहीं तो ये आप ये नॉर्मल है, मतलब ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये आपको लग रहा है कि ये बिफोर टाइम हो रहा है या फिर ये इसी तरह नहीं होता है? ऑब्वियसली आज 16 जून पे हम बैठे हुए हैं, तो हाफ वे थ्रू जून प्री मानसून स्टार्ट हो जाता है? जी उमा, ये काफ़ी हद तक जो है वो प्री मानसून एक्टिविटीज़ जून के महीने में स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट जो पिछली जो प्रेडिक्शंस थी, जो पिछले जो फोरकास्ट थी, उसके हवाले से ये कुछ हद तक डिले हो गया, जिसका मेन रीज़न था कि जो साइक्लोनिक सिस्टम हमारे करीब मौजूद था, बहरा अरब में मौजूद था, इसकी वजह से जो है वो काफ़ी टाइम से आपने देखा कि सी ब्रीज जो है वो रुकी हुई थी। इनफैक्ट अभी भी रुकी हुई है, आने वाले 2 से 3 दिन बाद ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो इस वजह से प्री मानसून जो एक्टिविटीज़ थी जो जून के पहले हफ्ते में एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो अब तकरीबन सेकेंड और थर्ड वीक आज स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर डिले हो गया है। ओवरऑल ये काफ़ी हद तक नॉर्मल ही है। प्री मानसून एक्टिविटीज़ के हवाले से कुछ हद तक जो है ये थोड़ा सा आप अब नॉर्मल इसे कह सकते हैं। अमूमन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल जो है ये मैनेजेबल ही है इस वक्त। अच्छा, ज़रा कमिंग बैक टू द तूफ़ान, जवाद साहब, ये तो चलें, अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल है, बारिशों का जो पैटर्न चल रहा है होपफुली आगे भी नॉर्मल ही हो। ये किस तरह से तूफ़ान अपनी डायरेक्शन आखिरी लम्हात तक तब्दील करता है और लिटरली आखिरी वक्त तक पता नहीं होता कि कहाँ लैंडफॉल करेगा? मतलब इधर उधर हमने तो यही सुना था कि ये केटी बंदर और अतराफ़ के इलाके बहुत ज़्यादा डायरेक्ट टकराएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे अगर 150 किलोमीटर अगर दूर भी होता है तो दैट इज़ मतलब दैट्स क्वाइट अ डिस्टेंस, उसको इतना कम भी नहीं माना जाए। तो ये दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल कि बिल्कुल अपना बदल देता है। इसकी साइंस समझाया। हाँ देखिए अब्दुल्ला भाई, बेसिकली समुद्री तूफान जितने भी यही होते हैं उसमें हमें आखिरी वक्तों में ये होता है कि 2 से 3 दिन पहले तक उसका मेजर ट्रैक जो है वो काफ़ी हद तक अब कंप्यूटर मॉडल्स इस नौयत के हैं कि समझ में आ जाता है। जिस तरह आपको 2 से 3 दिन पहले तक पता था और हम यही अपडेट कर रहे थे कि ये इंडियन गुजरात रीजन और सिंध और जो गुजरात का जो बॉर्डर है ये उस तरफ जाएगा, ये मेजर इसका ट्रैक था। लेकिन फाइनली जो उसका लैंडफॉल किस इलाके में होता है और कहाँ जाके इसने एक्चुअली हिट करना है, ये बिल्कुल लास्ट आवर्स तक भी चेंज होता रहता है, क्योंकि जब तूफान एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आ जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ जब ये नॉर्थ अरेबियन सी में आता है, जो पाकिस्तान के जो साहिली हदूद है यहाँ पर आना शुरू होता है, तो ये इसके लिए काफ़ी हद तक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो जाता है। अगरचे इससे सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सपोर्ट ज़रूर थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो डिफरेंट हाई प्रेशर सिस्टम्स थे वो उसके ट्रैक को बहुत ज़्यादा जो है वो वॉबल करते रहते हैं। साथ ही साथ अरेबियन सी में जो इस तरीके के जो तूफान आते हैं ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ के अरेबियन सी के डायनेमिक्स हैं, जो दीगर जो दुनिया के जो दूसरे हिस्से हैं जैसे बे ऑफ बंगाल है, उसमें काफ़ी टाइम पहले जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हमें समझ में आ जाती है, क्योंकि वहाँ के डायनेमिक्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अरेबियन सी में टोटली ऑपोजिट है, आपको एंड टाइम तक जो है वो ट्रैक को जो है वो देखने में बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही होती हैं, क्योंकि यहाँ का ओवरऑल वेदर पैटर्न इसी तरीके से है। और यही वजह थी कि हमने देखा कि बिल्कुल लास्ट आवर्स तक भी बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया नहीं। अच्छा, कितने अरसे पहले हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जवाद साहब? क्योंकि कल शायरी रहमान साहिबा बता रही थी कि मे बी जुलाई पे भी एक ख़तरा जाहिर किया जा रहा है, तो कितने अरसे पहले एक्चुअली प्रिडिक्शन की जा सकती है कि हाँ कोई साइक्लोन या तूफ़ान आने वाला है? और हमारे यहाँ अरेबियन सी की हम बात कर रहे हैं, हमें उतना ज़्यादा यूजुअल नहीं लगा, क्योंकि अमेरिका के बाद साहिली इलाके देख लें, बे ऑफ बंगाल का आपने तज़किरा किया, वहाँ रेगुलरली लोग मेंटली तौर पे भी प्रिपेयर्ड रहते हैं उन साहिली पट्टियों पर तूफानों से। नॉर्मल चीज़ है उनके लिए, सॉर्ट ऑफ नॉर्मल है कि तूफान आते ही रहते हैं, जिसके लिए वो तैयार भी रहते हैं, कंस्ट्रक्शन भी उनकी उसी तरह से होती है। सो यहाँ पे कितना अनयूजुअल फिनोमेना है तूफानों का आना और साहिलों से टकराना? देखिए अब्दुल्ला भाई, अरेबियन सी में ऐसे ये कोई इतना अनयूजुअल फिनोमेना नहीं है। ये ऑलमोस्ट हर साल ही जो है वो प्री मानसून सीजन और पोस्ट मानसून सीजन हमारे यहाँ अरेबियन सी में इस तरीके के साइक्लोनिक सिस्टम आते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 1 आध साल का गैप आ जाता है,
लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो स्पेशली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अरेबियन सी में हम डायनामिक्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है ये हाइपर एक्टिव होना शुरू हो गया है। इनफैक्ट एक साल में 2-2, 3-3 सिस्टम्स भी जो है वो हमने बनते हुए देखे हैं। 2019 में तकरीबन 4 से 5 इस तरीके के सिस्टम्स बने थे जिसमें साइक्लोन कियार बना था और वो अरेबियन सी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन जो है वो उस वक्त उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 2019 में ऐसे इस तरीके के 5 ट्रॉपिकल सिस्टम्स एक ही सीजन में बन गए थे। तो ये काफी हद तक जो है वो ये अनयूजुअल चीजें हैं कि तूफानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, इनकी शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन तूफान आना जो है ये कोई ऐसे अनयूजुअल नहीं है। रही बात जो आपने चीज पूछी थी कि ये कितना टाइम पहले प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो देखिए हम एनालिसिस कर रहे थे, हमारे जो अपने प्लेटफॉर्म्स है उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट महीना पहले जो है वो हमने इस तरीके की थोड़ी बहुत लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो है वो पोस्ट करना शुरू कर दी थी कि अलग अलग वेदर पैटर्न्स जो हैं वो इस टाइम में अरेबियन सी में एंटर होंगे। तो इस तरीके के ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस यानी कि जो साइक्लोनिक, इसीलिए शायद उससे डील करने के लिए तैयारी भी काफ़ी देर पहले स्टार्ट हो गई थी, मतलब हफ्ता 10 दिन से तो हम भी इसकी बात कर रहे हैं। फाइनली ये ज़रूर बता दें कि अब पूरा साइक्लोन बना हुआ, इट हैज़ ऑल्सो लैंडफॉल भी हो गया। हाउ डज इट एंड, हाउ डज इट फिजल आउट, हाउ डज इट डाई, वेयर डज इट गो? देखिए हाउ डज इट डाई, बेसिकली जब तक ये सी सरफेस के ऊपर होता है इसको फ्यूल मिलता रहता है, क्योंकि जो बेसिकली क्लाउड्स का जो सारा सेटअप होता है वो इसी तरीके से होता है ह्यूमिडिटी और स्टीम की वजह से। अब जैसे ही ये लैंडफॉल करता है, जैसे ही ये जमीन के ऊपर आता है, इसका फ्यूल लाइन जो है वो टोटली कट ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। फिर जमीन के ऊपर जो है वो विंड पैटर्न जो है वो इसके काफी हद तक अनफेवरेबल होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये स्टेप डाउन होता चला जाता है। इन दिस केस साइक्लोन बिपरजॉय में ये काफी क्विकली जो है वो स्टेप डाउन होगा। इनफैक्ट कल लैंडफॉल के बाद ये ऑलमोस्ट साइक्लोनिक स्टेज से जो है ये काफी हद तक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट 24 to 36 आवर में ये डीप डिप्रेशन और फिर मैक्सिमम ये राजस्थान एरिया तक 17 तक जाते जाते ये वेल्डमार्क लो प्रेशर बनके ये टोटली फिजल आउट हो जाएगा। थैंक यू जवाद साहब, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड। इन इलाकों में बारिश भी होगी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड इतने अच्छे से कि किस तरह से ये मामला चला और चल रहा है। नेक्स्ट टाइम ये हो तो वील हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एज यू नो, और इसमें सभी लोगों का बड़ा अहम किरदार है। इसमें जवाद मेमन साहब, हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, हमारा पीडीएमए, एनडीएमए, हमारे रेंजर्स एहलकार, हमारी हुकूमतें और हमारी वजारत माहौलियात भी। सो वफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहिबा, हम देख रहे थे अभी आपने जो लेटेस्ट स्टैट्स शेयर किए हुए हैं, अभी भी बारिशों की तवक्को है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम किसी बड़ी तबाही से बच गए। जी शहरी साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सॉरी, एक सेकंड मैं आपको टीवी पे म्यूट कर दूं। हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। और आइए, ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तूफान जो है रात को डिसिपेट होना शुरू हुआ और इसका सिस्टम मुझे ये भी तकलीफ हुई देख के जिस शिद्दत से इसने इंडियन गुजरात में लैंडफॉल किया। और ठीक है, कहीं किसी को ये सामना नहीं करना चाहिए और ना करना पड़े, लेकिन हमारे लोग इसमें काफी बचत हुई है। और मैं आज दोपहर में मीटिंग करूंगी कि अब इसके आगे हमने रिलीफ रिस्पॉन्डर्स के साथ अब क्या क्या हमने लोगों को घर वापस किस तरह पहुंचाना है। और अगर जहाँ जहाँ मसलन सुजावल में सूरत हाल ऐसी है कि शायद इस वक्त ना कर पाए हम, और लोगों को थोड़ा महफूज अभी भी रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सौ के घर इस वक्त जिसे कहते हैं ना आधे डूब गए हैं। तो इन इलाकों में, साहिली इलाकों में तो बस इट इज, लेकिन बहुत तबाहकारियों से हम रात को बचे हैं जी, अल्लाह का बहुत फजल है। और मैंने ये लैंडफॉल पूरा उसने डाइवर्ट किया है जी ईस्ट को। शरी साहबा, कुछ दिन पहले हमारी शर्जील मेमन साहब से भी बात हो रही थी और बात ये हुई थी कि पिछले साल की तबाही जो फ्लड्स की वजह से आई थी, उसके बाद भी डिस्प्लेस्ड लोगों को वापस उनके घरों तक पहुंचाना, जो जिनके घर ख़त्म हो गए थे उनको रीबिल्ड करना, इट्स बिन अ लॉन्ग प्रोसेस जो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब ऐड टू इट जो अभी हुआ है, आप कह रही हैं कि ज़रा कुछ लोगों को ख़ासतौर पर सजावल में इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू बी सेंट बैक टू देयर होम्स, तो क्या उनके घरों को कोई रीबिल्ड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी? क्योंकि किस तरह वो वापस जाएंगे उन्हीं जगहों पे? जी
बिल्कुल, देखिए इन हालात में ये सबसे मैं समझती हूँ माहीगीर जो वहाँ रह रहे हैं और ये जो आपने देखी हैं ये झुग्गियाँ हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि हमने जो विजुअल्स देखे हैं हम हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं इन हालातों बस में। जी, हमारा पॉपुलेशन जितने बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हम पहुँचे, लेकिन सिंध हुकूमत ने डेफिनेटली बेड़ा उठाया है। मेरी उनसे बात भी हो रही थी कि अब ये क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि मैं बार बार एक साल से कह रही हूँ कि रीबिल्डिंग जो है ना वो 2022 से के फ्लड से अभी नहीं मुकम्मल हुई, आधी भी नहीं हुई है। तो इस सूरत हाल में लोग बेचारे फिर से सामना करेंगे आफतों का। तो ये तो एक रिकवरी और ट्रैप में आ जाते हैं कुछ इलाके। और ये सुजावल और केटी बंदर में इनंडेशन इतना नहीं होगा, लेकिन अभी बारिशों का सख्त इम्कान है वहाँ। और आप यू नो इट इज उधर जो सॉइल इस्तेमाल होती थी, हर चीज सफेद हो चुकी है पानी की बार बार इनखला से, तो उनका जगह माश अब बहुत ही कम रह गया है। और हालात ऐसे हैं कि दिल दहल जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम छतों के नीचे बैठे हैं, पक्की छतों के नीचे, और जिस तरह ये साहिल इलाकों पे लोग रह रहे हैं, तो बिल्कुल ये रीलोकेशन एकदम मेरे ख्याल में नहीं। हमारी आज दोपहर में कोऑर्डिनेशन मीटिंग है कि अगर वहाँ पानी की सतह इतनी ऊंची है फिर शायद बार बार होगी, तो ये खतरे का बायस बन सकता है। लेकिन ये जो लोग कच्चे मकान बनाते हैं ना, ये खुद से जाके वहाँ को, क्योंकि इनके आबाई ये विलेजेस हैं, ये वहाँ रहना भी चाहते हैं और ये फितरी सी बात है। तो ये जरा रीसेटल करना लोगों को, थोड़ा कि पीछे आए दूसरी जगह सेटल हो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इन हालात में भी कुछ लोगों ने हमसे कहा है बराह रास्त के 1999 के साइक्लोन में ये बिल्कुल अकेले रह गए थे और शुक्र है हमने उनको इवैक्यूएट किया। वहाँ भी इस वक्त भी इन्होंने अपने 4-5 फैमिली के कुछ सेंट्रीज लगाए हुए थे लोग, फिर भी इन्होंने छोड़े। अब हम जबरदस्ती बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं कर सकते, पर अपने लाइफ स्टॉक के लिए, जबकि मवेशी काफी मूव हुआ है, मतलब 8-9 हजार मवेशी हमने इनके लिए मूव कराया था, लेकिन फिर भी जाहिर है ये इनका मुस्तकबिल है जी। वो मवेशी, वो जमीन, एक लगाव होता है एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन हमारी सरजमीन क्लाइमेट चेंज की वजह से बदल रही है सारी दुनिया में, तो ये ट्रांजिशंस जो हैं हम सब के लिए, इस माशरे के लिए बड़े मुश्किल हैं और तकलीफ से होते हैं जी। और मैं अभी सुन रही थी तबसरा के साइक्लोनिक सिस्टम्स आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं, लेकिन ये साइक्लोन जो था ऑलमोस्ट सबसे लंबा है जो इस बहरी अरब ने देखा है। ये 8 दिन इस ओशन ने इस उसकी सेवेरिटी भी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, अभी तो ये टल गया और जाहिर है अभी इन लोगों को दोबारा से मूव करना है। जुलाई में पेशिंग हुई हो रही है, अब सही हो गलत हो अब बैठ के हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा, जुलाई में इसकी तो पेशन गोई हो रही है शहरी साहिबा, मानसून की क्या पेश गोई है इस दफा? एक तो मानसून अलग होता है जी, मानसून अलग होता है, मानसून की भी अलग मंसूबाबंदी होती है। मानसून तो फिर हर तरफ होता है। खैबर पख्तूनख्वा का भी आया अलर्ट के उधर भी बारिशें होंगी और उधर रिवरीन फ्लड, वो तो एक पर नॉर्मल समर में होते हैं जी। तो हर तरफ ये पानी का मसला होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो स्टॉर्म था ये बिल्कुल मामूल से बाहर था इंटरनेशनल वेदर सिस्टम्स में, और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि समंदर में गर्माइश बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए ये बहरिया अरब सस्टेन कर रहा है इनको, बजाय इसके कि ये वहीं जम हो जाए या वीक हो जाए। अब तो ये वीक होता जाएगा जी, कमजोर होता जाएगा। ये अब ऑलरेडी इसकी इंटेंसिटी आहिस्ता होती गई है। अब वापस भी मुड़ के आए जो मुश्किल है, अब उसकी इंटेंसिटी वो नहीं रहेगी। लेकिन जो सारे इलाके ये मार्क किए गए थे वो जरा बारिश के पैटर्न की जद में आ सकते हैं जी। अच्छा, और शहरी साहिबा, अब चूँकि बारिशों का प्री मानसून ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मुख्तसरन अगर बता सकें कि हमने पिछली दफ़ा बड़े तबाहकुन सैलाब देखे हैं, इस मरतबा
क्या कुछ बेहतर होगी सूरत हाल या उतनी ही बारिश की तवक्को है? जी, कुछ जो मॉडल्स आ रहे हैं दो किस्म के, कुछ ये तो अभी तक कोई मॉडल नहीं आया कि वो उस तरह की बारिश होगी, ना उस वक्त भी नहीं आया था जी। बिल्कुल हफ्तों पहले पता चला था, हफ्ता पहले पता चला था कि इतनी ज्यादा होगी। और अभी तक तो जो है कि वो रिवरीन फ्लड होगा और मानसून वहाँ ऊपर से नॉर्थ से भी आएगा जो नॉर्मल होता था, और साउथ में जो मानसून होगा उसकी जो शक्ल है वो अब आपके हमारे सामने इस वक्त बारिशें तो शुरू हो ही जाएंगी, ये पेशिंग हुई है। अब इसमें कमो बेश डिफरेंस आएगा ये मैं अभी नहीं आपसे कह सकती, लेकिन पीएमडी से आज मेरी मीटिंग है कि आप लोग थोड़ी सी अब इंटरनेशनल मॉडलिंग पर मुस्तकिल रिलाय करें, बिकॉज ये जुलाई का महीना जो है ये जाहिर है मुश्किल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा फॉर स्पीकिंग विद अस। हम यही कहेंगे कि वो जो रीसेटलमेंट लोगों की होनी है एक दफ़ा उनको समझाया जाए कि मे बी दीज आर नॉट द प्लेसेस और इनको वहाँ से मूव किया जाए, बिकॉज ये हर साल की बात होनी है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, वैसे भी जान है तो जान है। अच्छा जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आ तो गई लेकिन सिर्फ ओहदों के ही ऐलानात अब तक हुए हैं। क्या मंशूर एक हफ्ता हो गया है, क्या होगा अभी तक कुछ पता बहुत लगा कुछ भाई, ना नजरिया सामने आया, बयानिया, पॉलिसी, एजेंडा, कोई मंशूर बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं ये कुछ सामने नहीं आया। और कौमी सतह की सियासत के दावेदार इस पार्टी में कई पुराने और तजुर्बाकार सियासतदान शामिल हुए हैं और अब तक उनकी जो एनर्जीज है ना वो भी दिखाई नहीं दे रही, तो वो काफ़ी खामोश और मुहतात अभी तक तो नजर आ रहे हैं। और तो और पार्टी का बुनियादी नारा तक सामने नहीं आया। लगता है पार्टी का ऐलान करके अब सब खामोश हैं, शायद रेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन ने कहा था कि पार्टी मंशूर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान को आज एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो सियासी और समाजी तकसीम को ख़त्म करे। एक ऐसी क़यादत चाहिए जो कौम को उम्मीद का कौमी बयानिया दे। इसलिए हम आज यहाँ अपनी नई जमात का संग बुनियाद रख रहे हैं। हम आने वाले दिनों में अपना इस्लाही एजेंडा बंदर आम पर लाएंगे। हम अपने साथियों के तजर्बे और सियासी क़ुव्वत से भरपूर फ़ायदा उठाने का इरादा रखते हैं। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन चंद रोज़ से बरतानिया के दौरे पर हैं और इतलात हैं कि शायद वो मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात जो है वो करेंगे। और एक तासुर ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्ट जो है वो इलेक्टेबल्स पर ज्यादा भरोसा कर रही है, शायद इसीलिए उन्हें पार्टी मंशूर की कोई जल्दी नहीं है। कुछ समझ नहीं आती ना कि किस पे ज्यादा डिपेंड कर रही है। सारे तो उन्होंने रख लिए। इसका मुखफ़्फ़फ याद हुआ आपको अब तक? मतलब वाई नहीं, एब्रिविएशन इसका याद हुआ आपको? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी का ऐलान होना था। कई चेहरों पर अफसरदगी और कंफ्यूजन थी, अब सच थी या ड्रामा था ये तो इफ यू हैव डाउट दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। अगर अफसरदगी और कंफ्यूजन थी तो फिर ना ज्वाइन करें, वेट कर ले, मतलब कोई अच्छा कुछ सियासी पंडितों का कहना है कि ये फुटेज खा रहे थे बस। लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान मतलब थोड़ा सा तो करना था क्रिएट। मैं नहीं कह रहा, कुछ सियासी पंडितों का कहना है। खैर, लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमा अभी तक इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकले कि उन्होंने आगे करना क्या है। खैर, हम ये कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए क्योंकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ हैं और आपको पता है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक ज़माना था वो ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस हमारे शो पे होती थी, लेकिन अब पार्टी भी तब्दील हो गई है। लेट्स सी अगर आइडियाज़ तब्दील हुए कि नहीं। और इस्तेहकाम पार्टी की तर्जुमान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ है। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहिबा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाउंड अनदर पार्टी। ये बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो बन गई, सब ओहदे भी बांट लिए गए, अब ये बताएं कि नई जमात बनाने का क्या मकसद था? आपको किस चीज़ ने कन्विंस किया कि आप इस पार्टी को ज्वाइन करें? क्या तहरीक इंसाफ से लहदगी होने वालों को इकट्ठा करने तक, मतलब बहुत से वैसे तो सवाल है, लेकिन पहले आप ये बता दें। मंशूर वगैरह पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले तो ये बता दें। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है आप मुझे मिस भी करते रहे और मैं देखती रही कि आप अपने प्रोग्रामों में बार बार मेरा जिक्र करते रहे और तकरीबन 1.25 साल से आप लोग ढूंढ रहे हैं और मैं मुयस्सर नहीं थी आपको। उसकी वजह एक ही थी कि मैं जिस बयानिए के साथ मेरी पार्टी और मेरा चेयरमैन चल रहा था, मैं उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहती थी और वो मेरा हदफ नहीं था, वो मेरा टारगेट नहीं था। और मैं जब तक वो सियासी हरीफों को टारगेट कर रहे थे, मैं उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी थी। जो ही उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो था
वो अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के अदारों की तरफ किया, तो मुझे खामोश हो के साइड पे बैठना पड़ा और अपने हलके तक अपने आप को महदूद किया। टीवी की स्क्रीन से मैं जानबूझ के गायब हो गई। अब जहाँ तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ताल्लुक़ है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है, मुआशियत में इस्तेकाम है, सियासियत में इस्तेकाम है, पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, हर तरफ नफ़रत है, एक दूसरे से जो है वो अदावत और दुश्मनी की फ़ज़ा सियासी महाज पे चल रही है। तो इस सूरत हाल में अशर ज़रूरी था कि जब 9 मई का वाक़या हो गया और जहाँ पे एक ऐसा अलमनाक सानिया कि जिसमें शोहदा की बेहुरमती हुई, आपकी कौमी जो असासे थे उनको जिस तरह मलियामेट किया गया और जिस तरह से एक टारगेट करके मखसूस माइंड सेट के साथ एक ऐसा बयानिया प्रमोट करने की कोशिश की गई, तो ये वो वक्त था जब पीटीआई की सियासी मौत वाक़या हुई और नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान ने जन्म लिया। क्योंकि पीटीआई के अंदर बैठे वो लोग जो थे, जो इस बयानिए से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर चुके थे या वो नहीं चाहते थे कि खान साहब जो है वो तसादम और टकराव में इतने आगे चले जाएं कि वो कौमी अदारों को भी दाव पे लगा दें। तो लिहाजा 1 पॉइंट एजेंडा जो इस जमात का क़याम का और मकसद अवलीन तरजीह पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, उसके साथ जुड़ा जो पाकिस्तान का कौमी मफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ है। अच्छा आपा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमने आपसे कुछ और भी बातें करनी है। ज़ाहिर है सवालात बहुत सारे, आपने खुद ही कहा आप इतने अरसे बाद आई हैं। तो डॉक्टर साहबा ये बताइएगा, इलेक्शन की तैयारी तो सर्टनली तमाम जमातें कह रही हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन तभी होगी तैयारी जब इलेक्शन अनाउंस होंगे। आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? आप लोग भी अक्टूबर में इलेक्शन देखना चाहते हैं या अगर थोड़ी ताख़ीर हो जाए तो भी खैर है? देखिए, पॉलिटिक्स इज़ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। कभी भी सियासत के अंदर जो है वो एक स्टैटिक और ज़िद अना और हट दर्मी वाला मौक़िफ़ जो है वो लेके आप सियासत में आगे नहीं बढ़ सकते। सियासत के अंदर गिव एंड टेक होता है और हालात और सूरत हाल के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। अभी चूँकि हमारी नई पार्टी है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर मसरूफ़ हैं और फिर हमारे मेंबर साजी जो है अगला हमारा स्टेप होगा और नए लोगों की शमूलियत उस जमात के अंदर जो है वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि हम हर हल्के की जो पॉलिटिक्स है उसको अलहदा से एनालाइज़ करें, क्योंकि सिंध की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स और हैं, बलूचिस्तान के और हैं, इसी तरह KPK और पंजाब जो हैं, जब हम इनकी सियासी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं तो एक जैसी सिचुएशन नहीं है। तो फिर हमें केस टू केस, कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी देखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हम जो इलेक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो ऑप्शंस है हमारे पास उसको हर हाल में मुकद्दम होना चाहिए। हमें एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूड कंसिस्टेंट इकनॉमिक रोड मैप पे काम करना है और वो एक ऐसी पॉलिसी वज़ा करनी होगी कि कोई भी हुकूमत में आए, कोई अपोजिशन में आए, लेकिन जो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, जब एक दफ़ा वो आप उसको डिफ़ाइन कर लें ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, तो वैसे जी फिरदौस आपा, वैसे आपने नए लोगों की शमूलियत की बात की है, तो नए चेहरे तो हमने वैसे नहीं देखे अभी तक, लेकिन अगर PTI के कुछ लोग जो अभी वहाँ मौजूद हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हो जाए, परवेज़ खटक, असद उमर, ऐसे बड़े नाम अगर आना चाहें आपकी पार्टी में, तो क्या उनकी जगह होगी? क्या आप लोग वेलकम करेंगे? हमारी तरफ से एक ओपन फील्ड है, ओपन इन्विटेशन है और हम ये चाहेंगे कि जितने PTI के मुतासरीन हैं, जितने हमारी साबका जमात के विक्टिम्स हैं और जिनको उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ रहा है और वो डिक्टेटरशिप का शिकार रहे हैं, वहाँ टीम वर्क नहीं हुआ और वन मैन शो चलता रहा, जो ये चाहते हैं कि हमने टीम वर्क से आगे बढ़ना है और पाकिस्तान के अंदर सियासी महाज पे एक रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना है, तो उन सब के लिए हमारे दरवाज़े भी खुले हैं और हम उन्हें हर तरह से वो इज़्ज़त, मकाम और सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। ये IPP पहली जमात है और इंशाल्लाह वो ये साबित भी करेगी कि हम रियासत और सियासत
दोनों को साथ लेके चलेंगे और रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हम अपनी काज को सुप्रीम करके, अपनी ज़ात की नफ़ी करके और शख्सियत नहीं टीम वर्क से हम इस पूरे जो इस वक्त मसाइल और मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान है उससे निकालने की कोशिश करेंगे। लोग तब्दीली चाहें। बहुत शुक्रिया फिरदौस आपा, Thank बेस्ट ऑफ you लक, so much. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। पीटीआई के मुतासरीन, ये मुझे टर्म बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे लगी। अच्छा, एक जगह तो कल बड़ा खतरा था कराची के मेयर के तौर पर। हाँ, लेकिन एक जगह बिपर जॉय का खतरा था, लेकिन एक जगह बड़ी सेलिब्रेशंस हो रही थी कल, वो हम दिखाना चाहते हैं। अब्दुल्ला, बिफोर एनीथिंग लेट अस शो यू सम सेलिब्रेशंस, क्योंकि पहली बार आपको पता है कि जियाला मेयर मुंतखब होने पर जश्न हुआ कराची में, और नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डांस मूव्स भी दिखाए, which we liked actually. Why not? He was happy. He must have been happy. He is the mayor of the city now. अच्छा, ये सेलिब्रेशन का बाय द वे एहतमाम किया गया था। सबसे ज़्यादा नेचुरली खुश मुर्तज़ा ही लग रहे हैं। नहीं भाई, मुर्तज़ा खुश तो होंगे, लेकिन जो एनर्जी हमें नज़र आई ना इनकी सेलिब्रेशन में, वो एनर्जी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनके काम में भी नज़र आई। टीम से वो शहर के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो काम करने वाले हैं, जो पेंडिंग है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो उसी तरह ही हल होंगे और वो उसी तरह लगेंगे। सो दिस वाज अ गुड इंडिकेशन इफ दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। यस, ये वाली एनर्जी चाहिए, ये हाथ घुमाने वाली। आई थिंक ही लाइक्स टू डांस। मुझे इनके मूव से लग रहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये ही लाइक्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। एटलीस्ट ही नोज हाउ टू डू इट। वो नहीं, वो याद है परवेज खटक वाला डांस भी था। जी बिल्कुल, वो भी याद है। वैसे वो और हम उनको भी शौक था पुराने डांस निकाल लेते हैं, और बड़े मजे के डांस हैं, लेकिन परवेज खटक वाला आइकॉनिक था। वो बहुत अच्छा था, और उनको भी देख के लगा था कि उनको भी शौक है। मुझे लग रहा था हवा थी वो। अच्छा अब्दुल्ला, स्टॉप इट। एनीवे, ये तो हम बस थोड़ा सा दिखाना चाह रहे थे। ऐसे करते अब कोशिश करेंगे कि हम अच्छा, ये तो भाई ये तो हो रही है पौड़ी, लेकिन हाफिज नईम जो हैं वो किसी सूरत इस पौड़ी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वो कह रहे हैं मैं तो छापा पड़वाऊंगा इस पार्टी पे। देखें, जमात इस्लामी और पीटीआई जिसने मुश्तरका तौर पर मेयर का कैंडिडेट खड़ा किया था, डिप्टी मेयर का, 9 लाख से ज़ायद वोट लेने वाली ये पार्टियां, उनको 3 लाख, 3.25 लाख वोट लेने वाली पार्टियों ने आज अपनी ताकत के ज़रिए, हुकूमती जबर के ज़रिए, इलेक्शन कमीशन से मिली भगत के ज़रिए इंसानों की मंडी लगाकर, उन्हें लापता करके, उनको अगवा करके और जमहूरियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्ज़ी का नतीजा हासिल किया है। ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। हम इस पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं। ये कब तक लापता रखेंगे? तो जब ये लोग आएंगे तो फिर हम देखेंगे हमारी ऐवान की हिकमत अमली क्या होगी, सड़क की क्या होगी और अदालत की क्या होगी। अच्छा, उसके बाद आइडियाज़ भी अच्छे हैं, क्योंकि फ़ौरन आपको पता है कि उनसे पूछना स्टार्ट हो गया कि आपके क्या प्लान्स हैं। तो मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना था कि शहर के हर स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलना चाहता हूँ, और जमात इस्लामी और पीटीआई को मिलकर 50 साल के लिए चार्टर ऑफ कराची प्लान बनाने की पेशकश भी। वैसे ये सीरियस अगर ऑफर है, आई थिंक दैट वुड बी एक्चुअली अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं ना कि कराची में बेहतरी आए, तो व्हाई डोंट एवरीबॉडी गेट टुगेदर and contribute to the betterment of the city। और अपनी अना में हमने कब तक जलते रहना है, सब ने अलग अलग। अच्छा, सुनिए जरा उनका खुद का क्या कहना था। मैं कमिटेड हूँ, जो मैंने वादा किया है, जो मेरी पार्टी ने ऐलान किया है, उसको फुलफिल करूंगा। 25 टाउन में पीटीआई भी कुछ टाउन जीती है, जमात इस्लामी भी जीती है, पीपल्स पार्टी भी जीती है। हम तीनों सियासी जमातों को मुकम्मल मौका हासिल होगा कि अपने आवाम की खिदमत करें। मैं अपना किरदार अदा करूंगा और हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं सदर टाउन के एरिया में मौजूद हूँ, और ये एक बड़ा देरीना मसला था, चोकिंग पॉइंट था, सोलवे बाजार का नाला फंस जाता था। नाला अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जो जिस तरीके से सड़क की तामीर होने की ज़रूरत थी वो भी कर दिया गया है। खुदा न खास्ता बारिश का सिलसिला स्टार्ट होता है तो कोशिश ये की जाएगी कि इस एरिया का नाला बिल्कुल दूर है। अच्छा, ये अच्छी बात लगी, क्योंकि वो हम लोग डांस मूव्स की तो
वैसी एनर्जी की बात की थी, लेकिन उसके बाद फॉरेन विजिट में भी निकल आए, वो एनर्जी जो थी उन्होंने बड़ी अच्छी कंटिन्यू भी की। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसी सिलसिले में ज़रा बात करेंगे कि क्या प्लान हो सकता है। इस शहर की बेहतरी सभी चाहते हैं, लेकिन जमात इस्लामी को किस तरह मनाया जाएगा। PTI भी ज़ाहिर है एक स्टेक होल्डर है, वोट तो उन्होंने भी लिए हैं, उनको भी ऑन बोर्ड कैसे रखना है। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। शुक्रिया गनी साहब, अब बताइएगा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब तो किसी तौर मानने के लिए तैयार हैं नहीं। अब अल्टीमेटली सब यही चाहते हैं, पर्टिकुलरली इस शहर के आवाम ये चाहते हैं कि ये शहर बेहतर हो, चाहे कोई भी करे। क्या लगता है आप लोग, अपनी मुफाहिमत की सियासत, पीपल्स पार्टी को बड़ा उबूर हासिल है इस पर, आप लोग मना लेंगे सबको और एक्चुअली ये 50 ईयर कराची मास्टर प्लान बनवा लेंगे सब लोग मिल बैठ कर? मतलब मैं एक सिर्फ थोड़ा सा जो पहले आपने बात की उसका हवाला दूंगा, फिर आगे आ जाता हूँ। देखिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब बार बार ये कहते हैं कि हमारे 192 वोट्स थे और हमें हरा दिया और 173 वाले चीज गए। PTI ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब इमरान से मुलाकात हुई वो तो इंतखाबात से 10-15 दिन पुरानी बात है, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान उससे पहले भी मानने को तैयार नहीं थे और वो कहते थे नहीं, क्योंकि हमारी सीटें ज्यादा थी, इन्होंने धांधली करके मुझे छीन लिया, मेयर हमारा होगा। उस वक्त PTI की बात नहीं थी, उस वक्त भी जिद कर रहे थे ये। फिर जब PTI की हिमायत आ गई तो PTI के जितने नंबर्स थे उनको पूरा करना PTI की जिम्मेदारी थी, जमात इस्लामी की जिम्मेदारी थी, पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी। और ये बात हर जगह बरमला कह रहा हूँ कि देखिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की जो वीकनेसेस होती हैं उससे फायदा उठाते हैं लोग, और हमने उठाया फायदा उसको, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर जो 30 लोग हैं जिनका हमारे ऊपर एलिगेशन है, वो तमाम लोग आपके मीडिया के लोगों से रास्ते में थे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3-4 दिन 5 दिन में वो आ जाएंगे। लोगों से पूछ लेंगे भाई किसने तुम्हें गन पॉइंट पर रखा हुआ था, किसने तुम्हें पैसे दिए थे, किसने तुम्हें खौफजदा किया था, आपके सामने चीजें आ जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि कल मैंने असेंबली में ही बात कही, मुर्तजा ने भी बात कही है सॉरी, कि कराची को अगर हमने आगे लेके जाना है, ठीक करना है, तो हमारी शुरू से ख्वाहिश रही है कि वो तमाम जमातें जिनके के लोगों ने भी आते हैं कि उसको भी शामिल करें और साथ मिलकर कराची के मसाइल का हल तलाश करें। हम इन तमाम जमातों से मुलाकातें भी करेंगे, इनसे रहनुमाई भी लेंगे। ये अगर हमारी लड़ाई चलती रही तो मैं समझता हूँ जो सफर करेगा वो कराची का आदमी करेगा, और हम नहीं चाहते कि हमारी अपनी लड़ाइयों में कराची के लोगों को तकलीफ हो। अच्छा, एज ए विश गनी साहब, ये बड़ी अच्छी बात है 50 ईयर प्लान। अगर कराची वाले जो सिंसियरली चाहते हैं कि शहर जो है वो जरा आगे बढ़े बेहतरी की तरफ, दे वुड लाइक इट, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, इस आपकी ख्वाहिश को आगे लेके जाना, क्या कोई गुफ्तगू होगी, कोई टॉक स्टार्ट करेंगे, इसको आगे आप किस तरह लेके जाएंगे, या फिर ये आपकी विश है जो आपने कह दी और शायद हो जाए शायद ना हो? मैं आपसे एक गुजारिश करूं, जब ये इंतखाबात हुए जनवरी में, उस वक्त भी हाफिज साहब कहते थे जी मेयर मुझे बनना है, तो मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ, उस वक्त हमने ना किसी का नाम अनाउंस किया था, ना हमने जिद की थी कि मेयर हमारा होगा। मुझसे सवाल हुआ कि जी वो कहते मैंने मेयर बनना है, क्यों नहीं बनाते उसको? तो मैंने कहा जी रिश्ता भेजेंगे तो बात करेंगे ना, अगर वो अखबार के जरिए कहते रहेंगे जी मुझे रिश्ता चाहिए, हम नहीं ले सकते हैं, तो पहले आगे बातों करें। उस वक्त भी ये बात करने को तैयार नहीं थे। अगर उस वक्त ये बात करते हैं तो हो सकता है, मुमकिन है कि शायद हम कंसीड कर जाते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है जी मेरा बन जाए, लेकिन उस वक्त इसकी जिद कोई और थी। फिर जब बातें आगे बढ़ गई, हमने तय कर लिया कि जी मेरा हमारा होना चाहिए, हमने कोशिश शुरू कर दी, तो उसके बाद इनकी जिद कोई और आ गई। अब जो जिद है वो किसी और तरफ से, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि एक आध दिन में पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं खुद मेरे साथ होगा, डिप्टी मेयर साथ होगा, हो सकता है कि पार्टी की और सीनियर लीडरशिप मेरे साथ हो, हम सब जाकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से जिनकी कराची में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, उनसे रब्ता करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। भले अगर वो हमें डांटेंगे, हमें बातें सुनाएंगे, सारी बातें सुनेंगे, लेकिन साहब अभी भी आपको उम्मीद है, क्योंकि कल जो आर्ट्स काउंसिल के बाहर हुआ, पूरे मुल्क ने देखा, उसके बाद तो कोई, हमें तो उम्मीद नहीं नजर आ रही कि यहाँ कोई बातचीत हो सकती है। या फिर आपको लगता है कि PTI में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि PTI को शायद उनका जो वो फैक्शन है उसको आप ऑन बोर्ड ले लेंगे अपने साथ? एक तो देखिए, आर्ट्स काउंसिल में जो हुआ नहीं होना चाहिए था। हम तो अपने वर्कर्स को नहीं लेकर आए थे, जमात इस्लामी ने कैंप भी लगाया था, वर्कर भी जमा किए हुए थे, हमारे लोग तो बाद में टीवी पे जब चल रहा इलेक्शन हो कुछ आ गए थे, लेकिन बहरहाल जो हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर वो सेटल हो गया, कोई 5-10 मिनट के बाद चीजें कंट्रोल हो गई थी, पुलिस रेंजेस आ गई थी। लेकिन अगर हम इस एक वाक़े को बुनियाद बना के जो हमारी वैक्यूम है उसको बढ़ाएंगे तो बुरी बात होगी। मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी का मुज़ाकरा हमें भी करना चाहिए, जमात इस्लामी को भी करना चाहिए, ताकि
ये जो लड़ाई वर्कर्स तक ना है, और अगर ये गई तो फिर शायद गली मोहल्लों में मसले पैदा होंगे। तो हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो दूसरी बात आपने कही कि पीटीआई के जो दो ग्रुप्स हैं, देखिए अगर ये लोग आ जाते हैं, ये पीटीआई आपस में मिल जाती है, तो हम एक ही ग्रुप से बात करेंगे। अगर वो आ जाते हैं और अपना सेपरेट ग्रुप बना देते हैं, जो जिन्होंने वोट किया उनका सेपरेट ग्रुप बन जाता है, हम दोनों ग्रुप से बात कर लेंगे, इसलिए कि वो काउंसिल के अंदर दोनों मौजूद होंगे। तो ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है कि किसी से बात करने की, क्योंकि हमने जिद की हो कि हम करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। हर आदमी से बात करेंगे, हर ग्रुप से बात करेंगे, हर पार्टी से बात करेंगे। अच्छा, एट द सेम टाइम ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है गनी साहब, इस शहर की महरूमियाँ और इस शहर का जो शिकवा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसको दूर करने की। अब आ गए हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, लेकिन सर्टनली एक आदमी तो अकेला कुछ कर नहीं सकता। आप लोग सब मिल के, बल्दियात है, दीगर वजारतें हैं, सब मिलकर एफर्ट करेंगे तो इस शहर की बेहतरी के लिए कुछ किया जा सकेगा, डिलीवर करेंगे। क्या वाकई एक्चुअली इस मरतबा चेंज देखने को मिलेगा? इस शहर की सड़कों से कूड़ा उठेगा, हमारे नलकों में पानी आएगा, सड़कें ठीक होंगी, KMC के ज़ेरे इंतज़ाम जो अस्पताल है वहाँ पे दवाइयाँ मिल जाएंगी, सफाई होगी। ये तवक्को रखें इस मरतबा लोग? एक तो मैं अर्ज करूँ आपसे कि अगर इतने सालों बाद कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को कुछ मैंडेट दिया है, 104 यूसीज हमने जीती हैं, 13 टाउन हम जीत गए हैं, मेयर डिप्टी मेयर हम जीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एफर्ट्स हमने कराची में किए हैं, जब भी हमें अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस लोगों ने दिया है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि कराची के अभी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और हमें उसको हल करना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुर्तज़ा वहाब तनहा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुर्तज़ा वहाब के पीछे पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी खड़े हैं, आसिफ अली ज़रदारी खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध खड़े हैं, पूरी पार्टी उनके पीछे है। उनके साथ साथ हमारे 13 टाउन्स के अंदर चेयरमैन हैं और हमारे वाइस चेयरमैन हैं। उसके साथ साथ हमारी कराची में 104 यूसीज में चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं। अब ये पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरी बहुत टीम है बहुत बड़ी, और ये सब लोग मिलकर काम करेंगे। और जहाँ जहाँ हमारी जरूरत होगी एज ए पार्टी वर्कर, हम भी उनके साथ होंगे। और पीपल्स पार्टी लीडरशिप से लेके कराची के अदना वर्कर तक सब कमिटेड है कि कराची के लोगों का हमने एतमाद जो उन्होंने दिया है उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। उस एतमाद को मजीद हमने इजाफा करना है ताकि अगले इलेक्शन में मजीद हमें वोट भी मिले। लोगों की जो मुश्किलात है उसे, इस बुनियाद पर लोग मुश्किल में रहते हैं बेचारे, कि कराची की बदनसीबी है कि कराची में कुछ जमातें अपने पॉलिटिकल माइलेज को लेने के लिए वो उस किस्म की सियासत करती हैं जिसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो कराची को होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सियासत खत्म हो। तनकीद बिल्कुल होनी चाहिए, जहाँ गलती करें और उसको निशाने भी करें, तनकीद भी करें और उसको दुरुस्त करने की कोशिश भी करें। All right, जी। Thank you so much. Gani Saab, thanks a lot. Have a good day, Gani Saab. Thank you for being with us this morning again. अच्छा, अब बात यह है कि we'll be keeping a sharp eye on what's going on because expectation बहुत है। और जिस तरह गनी साहब भी कह रहे थे कि फाइनली कराची ने वोट दिया है और अपना मेयर लेके आए हैं, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस भी डिलीवर भी करें, बिल्कुल डिलीवर भी करें, एंड वी आर गोइंग टू कीप अ क्रिटिकल आई ऑन इट कि क्या डिलीवरेंस हो रही है, क्या नहीं हो रही। कराची में रहने वाली के तौर पर क्या सजेशंस देंगी? एक तो ये सॉलिड वेस्ट का कोई देखिए निज़ाम आपने बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन ये उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से इसको करना चाहिए। मैंने आपको बताया था, सदर के इलाकों में जाना होता है, गार्डन के इलाकों में जाना होता है, कूड़े के अंबार लगे होते हैं। गंदगी सबसे पहले तो गंदगी सबसे पहले, उसके बाद फिर कराची नीड्स टू बी ग्रीन आल्सो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कराची मतलब इसमें ना इट इज, आई एम सॉरी, वी लव द सिटी बट इट इज अगली। सो प्लीज़ थोड़ा सा कोई हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी कोई रिवाइव करें, कोई बनाएं, कोई शहर में ग्रीन बेल्ट्स बेहतर हों, ऐसी बनाएं जो सस्टेनेबल हो। वो लिटरली अभी भी जो सड़कें बन रही हैं बाय अ लॉट ऑफ अकाउंट्स, वो क्वालिटी नहीं है जो ज़्यादा देर तक रहेगी। मतलब 50 सालों का अगर प्लान बनाया जा रहा है तो सड़कें वो हों जो 50 साल चल तो सकें, मेंटेनेंस भी होती रहे। चौक चौराहे, चुरंगियां, ग्रीन बेल्ट्स भी थोड़ा सा बेहतर कर देना, आंखों को तो भला लगे, घबराहट तो ना होना देख के। और ये वो पानी की किल्लत जो है ना, ये पानी चोरी होना, मतलब यू पे फॉर द वाटर व्हिच इज देन स्टोलन, देन यू पे अगेन टू गेट इट बैक। ये सारा सिलसिला नीड्स टू बी, इसको भी ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद हेल्थ केयर इज अनदर इशू, जो KMC के ज़ेर इंतज़ाम अस्पताल, अब्बासी शहीद वगैरह है, वहाँ का बुरा हाल है, सबको पता है। उन्हें प्रायोरिटी पे ठीक करने की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि कभी ठीक नहीं थे, बड़ा अच्छा चलते भी थे। सो ये सारा कुछ है, इसको इमरजेंसी बेसिस पे। एंड यू नो, इस मेरा ख्याल है इस शहर की ब्यूटिफिकेशन एंड हॉर्टिकल्चर के लिए ना एक अलग एक पूरा महकमा, रिसोर्सेज इसको डेडिकेट करें ताकि ये बेहतर हो। सिर्फ पौधे
पौधे लगाना जरूरी काफी नहीं है, वो तो बहुत ही जरूरी है, वो भी जरूरी है। और सस्टेनेबिलिटी इज द की। बड़ा अच्छा लगा ये 50 साल वाली जो बात की गई है, इसका मतलब है जहन उस तरफ है, क्योंकि ये जो आके 3-4 सालों के लिए कर देना या लिटरली अपनी टेन्योर में 2-3 सालों के लिए कर देना, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। इट हैज टू बी लॉन्ग लास्टिंग, इट हैज टू बी सस्टेनेबल, वरना कराची तो आपके सामने ये सालों सेफ सिटी कैमरास, सेफ सिटी कैमरास इसको तो पहले कर दें, सबसे पहली चीज इम्पोर्टेंट। और ये जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ही दीगर शहरों से आप देख लें, वो सड़कों पे जाके ग्रीन बेल्टों को, दरख्तों को पानी देने वाला रिवाज ना खासा कम हो गया है। वो ऑलरेडी मतलब हमने अपने बचपन में व्हेन वी वर लाइक 10-11 मेन बुलेवार्ड लाहौर में बीच में जो ग्रीन बेल्ट है बड़ा सा, उसमें वो पाइप्स और वो जो स्प्रिंकलर्स हैं वो लगे हुए देखे हैं जो कि काम करते थे। मतलब हम 2023 में पहुंच गए। पावर ना लगाए ना, एक दफा सिस्टम आप एक दफा सिस्टम बना दें ताकि वो पानी बस चलता रहे और वो ग्रीन बेल्ट सस्टेन होती रहें। बहुत सी चीजें हैं। खैर एनीवे पूरा शो इसी में निकल जाएगा, बट एज वी सेड कि वी आर गोइंग टू बी कीपिंग एन आई, और ऑफ कोर्स आप हमें एडवाइजरी बोर्ड में आपको रखना चाहिए मेरा ख्याल है। बिल्कुल, अभी है ना। अच्छा जी, मूविंग ऑन, ये अच्छी आपकी बात थी, लेकिन वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। और पाकिस्तान की मुज़ाहमत जो है वो रंग ले आई है और इंडिया को अपनी जिद छोड़ना पड़ी। क्रिकेट शायकीन खुश हो जाएं, एशिया कप पाकिस्तान आ रहा है। क्या मतलब ज़बरदस्त चीज़ है, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान की जानिब से हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ मंजूर करते हुए इवेंट के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी ने कल इस पर अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया। सो यू हर्ड द गुड न्यूज़। और एशिया कप के मैचेस जो हैं 31 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे। 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और बाकी जो 9 रह जाएंगे वो होंगे श्रीलंका में। इवेंट में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हैं हिस्सा लेंगी। और बाकी तो चीज़ें हम मतलब पूरा स्केड्यूल होगा। टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा और हर ग्रुप में शामिल टीम 2 मैचेस खेलेगी। बस ये सारा कुछ बता दें हम। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं, बाकी बातें उनसे कर लेते हैं। आपसे सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जो है ज़बरदस्त बात है कि मान लिया गया है फाइनली, और बड़े अरसे बाद एक मल्टी टीम इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट को इससे कितना फ़ायदा होगा? डेफिनेटली देखें, जिस मुल्क में क्रिकेट होती है वहाँ पे एक तो पैशन डेवलप होता है और यंगस्टर जब देखते हैं, क्योंकि हम खुद जब पाकिस्तान में टीमें आती थी तो हमें बड़ी खुशी होती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई मेहमान आए हैं या ईद वाला दिन है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है किसी मुल्क के लिए, डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट और प्रमोशन ऑफ क्रिकेट के लिए और क्रिकेट टीम के लिए ये बहुत खुशाइंद न्यूज़ होती है। अच्छा, बिल्कुल सर्टनली बहुत बड़ी न्यूज़ है रज़ाक भाई। एशिया कप सर्टनली एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी है, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सबसे अहम भी है। आपको लगता है कि हमारी वनडे साइड परफेक्ट हो चुकी है या अभी किसी डिपार्टमेंट में मेहनत की ज़रूरत तो वैसे हमेशा ही रहती है, लेकिन किस में हम ज़रा और इम्प्रूव करें, उसके लिए एफर्ट करें? पाकिस्तान की टीम नंबर 1 काउंट की जाती है अगर बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग के अगर देखा जाए, पर जो डिफरेंस आता है वो कंडीशन का आता है और पिचेस का आता है, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस डिफरेंट होती हैं और जहां ICC के इवेंट्स होते हैं वहां की पिचेस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और थोड़ा सा बाउंस भी होता है, थोड़ा सा ग्रास भी होता है पिचेस पे। तो वो जो है एक्सपीरियंस इनको गेन करना चाहिए कि ऐसे मुल्क में जाकर क्रिकेट खेले जहाँ पे थोड़ा ग्रास हो, बाउंसिंग हो, तो वहाँ पे आपको एक तो थोड़ी सी अवेयरनेस भी होती है और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलता है और प्लेयरों पे भी कॉन्फिडेंस आता है और आपको टीम बनाने में बड़ी आसानी होती है। तो ओनली डिफरेंस यही है कि जो कंडीशन को अडॉप्ट कैसे किया जाता है और कंडीशन के मुताबिक कैसे खेला जाता है, तो इस चीज़ को पाकिस्तान टीम को सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, माजी में हमारा ये मसला रहा है तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि अब ये मैचेस जो होंगे आपकी नज़र में एशिया कप वनडे मैचेस के लिए हम पिचेस कैसी तैयार करें? देखिए, हम पिछले काफ़ी सालों से कहते आ रहे हैं कि एक पिचेस का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रास होना चाहिए, क्योंकि अगर पिच पे थोड़ा सा ग्रास होता है तो एक तो आपकी टेक्निक में बड़ा फ़र्क आ जाता है
और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि दुनिया की कहीं भी कंडीशन में जाके आप खेल सकते हैं। अगर आप पिच पे ग्रास नहीं देते, थोड़ा लो बॉस होता है, पिच में ब्रेक होता है, तो वो सारी कंडीशन जो है वो आपको फेवर दे रही होती है। तो जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं वहां पे भी कंडीशन आपको फेवर नहीं देती, आपको फिर मेरिट पे खेलना पड़ता है, पिचेस के मुताबिक खेलना पड़ता है। कुछ पिचेस होती हैं जहां पे आप 200 स्कोर कर लें तो आप मैच जीत जाते हैं, और कुछ पिचेस ऐसी होती हैं जहां पे आप 350 भी कर लें तो वो भी अगली टीम चेस कर लेती है। तो कंडीशन को अडॉप्ट करना, उसको रीड करना, पिचेस को और ग्राउंड को रीड करना, ये इस चीज की जरूरत है, तब जाके पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर सकती है आईसीसी के टूर्नामेंट में। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रज़ाक भाई, हमारे साथ मौजूद थे। दिस इज सम ग्रेट न्यूज़। अच्छा, ये बड़ी अरसे से इंतजार था। हाँ, टेंशन पड़ी हुई थी। अब जरा लेट्स सेट इजी, और अब ये तो होना ही है, तो इसके इंतजार में। और अब मेरा ख्याल है यकसुई के साथ हमारी टीम भी फाइनली प्रिपेयर कर सकेगी, क्योंकि अब गुमगू की कैफियत में तो होते ही है ना भाई, कहाँ होना है, यहाँ होना है, होना भी है कि नहीं होना है, आगे क्या होना है। सो यस, वो और मामला शायकीन को भी चाहिए कि वो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि यू नो इतनी बहुत से टू एंड फ्रो के बाद अब ये डिसाइड हुआ है कि कितने तो हमने स्टेडियम्स भर देने, तो हमने स्टेडियम तो भरने हैं, और हमने दिखाना है कि वी डिजर्व इंटरनेशनल क्रिकेट और ऐसे टूर्नामेंट्स इन आवर होम। तो लिहाजा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमें डिसिप्लिन भी साथ साथ होना है। स्टेडियम तो भरने हैं अच्छे डिसिप्लिन है, हाँ, और हमें गंद भी नहीं मचाना है स्टेडियम्स में, और हमें एंजॉय भी करना है। और पीसीबी को जो है वो भी थोड़ी सी लीनियंसी दिखानी है भाई, के लोगों को जरा एंजॉय करने के लिए स्पेस तो दें, ब्रीद। और टिकट्स को जरा सस्ता रखें, इतनी महंगाई में, मतलब फिर यू हैव टू यू नो मेक श्योर कि लोग आए जरूर। हाँ, मतलब टिकट सस्ता होगा तो आएंगे ना। कोई अच्छे स्टॉल भी लगे हैं, सस्ता खाना मैसर हो, क्योंकि घर से तो लेके जाने की इजाजत नहीं है। ये मैनेजमेंट हम आपको दे देते हैं, मैं एडवाइजर बन रही हूँ, आप इसकी मैनेजमेंट। अच्छा जी, साइकिलिंग एक ऐसा काम है जो दुनिया भर में मकबूल तरीन मशगला है, और लोग बड़ी साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है और एक बड़ा खेल भी है बाय द वे। और पाकिस्तानी साइकिलिस्ट जो हैं वो आलमी सतह पर तो बड़ा एजाज़ नहीं इस वक्त जीत पाए, लेकिन इस खेल में मुसलसल ऐसा टैलेंट सामने आ रहा है जो बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वी विल गेट देयर। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी के साइकिलिस्ट हैं अरसलान अली। इन्होंने अभी जो नेशनल गेम्स हुई थी क्वेटा में, उसमें 70 किलोमीटर रेस में सबसे कम वक्त में ये फासला मुकम्मल किया। वैसे बाय द वे 2 गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं, 2 गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। अरसलान है हमारे साथ, ज्वाइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। अरसलान, बहुत मुबारक हो आपको, आपके डिपार्टमेंट को। अब ये आप बताइएगा, आपने फौज में इंडक्शन हासिल किया, उसके बाद कैसे ये तय होता है कि भाई इस लड़के को इस तरफ जाना है, या ये एथलीट, ये डिस्कवरी है ना। हाँ, डिस्कवरी है ना, ये बैडमिंटन खेलेगा, ये स्विमर बनेगा, ये साइकिलिंग में जाएगा, ये कैसे तय होता है? जी, पहली बात तो ये कि खैर मुबारक। तो दूसरी बात ये है कि हमने आर्मी में जो है ना, हमें एज ए स्पोर्ट्स के तौर पे हमें जो है ना अप्लाई करना पड़ता है। उधर से हम एज ए स्पोर्ट्स में, बेसिकली फुटबॉलर था, तो आर्मी में भी फुटबॉल की वजह से मैंने आया। तो उसके बाद जो है ना फुटबॉल से फिर उन्होंने कहा कि आप साइकिलिंग में आ जाएं। साइकिलिंग में आके अभी मैं 2014 में साइकिलिंग में आ गया। उन्होंने मुझे सिलेक्शन कर ली कि आप अच्छे साइकिलिस्ट हैं, बन सकते हैं, तो आप इसमें मेहनत करें तो आप अच्छे हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उससे पहले यानी आप साइकिलिंग नहीं करते थे? फुटबॉल खेल रहे थे? हाँ, नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। इससे पहले मैं जब मैं आर्मी में ज्वाइन किया तो मैं एज ए फुटबॉलर के तौर पे मैं आर्मी में आया था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये मतलब गोल्ड मेडल तक पहुंच जाना बड़ी मेहनत है, और ख़ास तौर पे अगर प्राइमरी स्पोर्ट भी आपका वो नहीं था साइकिलिंग, तो इसके भी कोई रूल्स वगैरह होते हैं? किस तरह आपने ये मैनेज किया? असल में ये ट्रेनिंग होती है, बाकी कोई रूल्स ऐसा नहीं होते, क्योंकि हमारा तो डिपार्ट में मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें उन्होंने जो अच्छी फिज़ीक और बेस्ट लड़का जो है ना उन्होंने उठाना है, उसको उस गेम में मतलब कि फ़िट करना है, तो उसको फिर मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद फिर उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं। अच्छा, आप हमारे नेशनल चैम्पियन तो हैं ही, इंटरनेशनली आपने पाकिस्तान को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया और वहाँ आपके क्या नताइज रहे? सर, मैं बहरीन में गया हूँ एशियन चैम्पियनशिप के लिए, उसके बाद मैं मलेशिया गया हूँ, उसके बाद मैं नॉर्वे में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेल के आया हूँ। वंडरफुल। तो हम कितने करीब हैं इंटरनेशनल में विनर्स से, या हमें अभी वक्त लगेगा इंटरनेशनल मुकाबलों में गोल्ड उठाने में? सर,
हमारी जो गेम है ना, ये पार्ट ऑफ की गेम है। इस गेम में पार्ट बड़ी अहमियत रखता है, मतलब कि साइकिलें जो है ना वो बड़ी अहमियत रखती हैं। अगर हमारे पास अगर 8 से 10 लाख की साइकिल हैं तो वर्ल्ड में अभी साइकिल चल रही है 20 से 25 लाख की साइकिल जो है ना जो कंपटीशन में यूज़ हो रही है। That is a very important factor as well. So अच्छा बताएं कि इसमें भी कोई मेंटेन करना होता है, कोई वेट होता है, मतलब इसकी भी कोई इस तरह इंटरनेशनल रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है? नहीं, इंटरनेशनल रूल के मुताबिक वेट में इसमें कोई इशू नहीं है, जितना भी आप वेट कर सकते हैं। मकसद है कि उनके जो फासला है उसके मुताबिक आप अपने आप को फिट कैसे कर सकते हैं। जो भी वो फासला किलोमीटरों के हिसाब से आप डिस्टेंस देते हैं उनके हिसाब से आप कैसे उनको मेंटेन कर सकते हैं। और साइकिल भी कोई करनी है जी, साइकिल भी कोई स्पेसिफिक किस्म की होनी होती है? जी, साइकिल जो स्पोर्ट्स की साइकिल है ये बहुत बाकी से अलग है। ये महंगी तरीन साइकिल होती है। ये आम पाकिस्तान में अभी इधर से चल रही हैं 8 से 10 लाख 12 लाख तक पाकिस्तान में चल रही हैं, और वर्ल्ड में है वो इससे भी ज़्यादा महंगी 18 से 20 लाख तक जो है ना वर्ल्ड में यूज़ हो रही हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा अरसलान के जो इंटरनेशनल चैम्पियंस हैं साइकिलिंग के, उनका क्या टाइम है? 70 किलोमीटर फॉर इंस्टेंस अगर स्टैंडर्ड है तो वो कितने वक्त में मुकम्मल करते हैं, और हमारा क्या टाइम है, हम लोग कितने वक्त में मुकम्मल कर लेते हैं जो हमारे टॉप साइकिलिस्ट्स हैं? सर अभी लास्ट टाइम हमने 70 किलोमीटर किया था 1 घंटा 22 मिनट में ना। तो उनका जो टाइम है 70 किलोमीटर का 1 घंटा 12 मिनट है सर। अच्छा, डिफरेंस तो है, लेकिन इंशाल्लाह अगर अच्छा, आपकी तस्वीरों में जो हम साथ चला रहे हैं वैसी क्यूरियोसिटी है, बड़े लोग देख भी रहे हैं। एक तो ट्रैक पे साइकिल चल रही है और एक ये रोलर्स पे भी चल रही है, तो वो ट्रेनिंग के वक्त होता है रोलर्स पे चलाना? जो रोलर है ना सर मैम, ये जो है ना ये कंपटीशन से पहले वार्म अप करते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर रोड पे जो है ना अपने इवेंट के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उधर ही खड़े होके जो रोलर पे साइकिल चलाते हैं उसमें वार्म अप वगैरह करने के बाद फिर कंपटीशन के लिए फिर रोड पे आ जाते हैं। Where do you see yourself अरसलान? आने वाले सालों में आपको इंशाल्लाह सपोर्ट तो रहेगी अपने डिपार्टमेंट की, लेकिन आपको कोई और मदद दरकार है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। लोग सुन रहे हैं, ज़िम्मेदारान भी आपको सुन रहे हैं, ताकि आप इंटरनेशनली भी मुकाबले जीतें और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आएँ अल्टीमेटली फिर इंटरनेशनली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी हमारा डिपार्टमेंट जो है वो हमारी काफ़ी वेलफेयर कर रहा है। तो अभी हमारी मेहनत अपनी है, फेडरेशन का साथ चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, उनके साथ के मुताबिक हम ट्रेनिंग करें, कैंप लगाएं और हम अच्छी ट्रेनिंग करने के इंटरनेशनल कोचेस की भी ज़रूरत अगर मैसर आ जाएं तो आपको लगता है उससे फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है। अभी इंटरनेशनल कोर्स के मुताबिक अभी हमारे पास जो कोच आ जाएं तो इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अरसलान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड मुबारक हो वंस अगेन, कंग्रेचुलेशंस। How awesome. The other day we spoke to a marathon runner, नेशनल गेम्स में यहाँ साइकिलिस्ट हैं और बड़ी ठीक ठाक ट्रेनिंग वगैरह भी है उनकी, बिकॉज जिन तस्वीरों से पता चल रहा था इन द वे ही वाज स्पीकिंग, इट्स नाइस कि वो टैलेंट स्पॉट कर लेते हैं और पता है क्या, एक सजेस्ट कर देते हैं कि एक चीज़ का मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा एज जियो पाकिस्तान टीम क्रेडिट लेना चाहूँगा कि हम लोग ज़्यादातर, आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्रिकेट ही होती है या फिर कभी कभी हॉकी हो जाए या फुटबॉल हो जाती है। सो ये नेशनल गेम्स हुए और आप में से शायद ही बहुत सारे लोगों को किसी ने फॉलो किए हों, लेकिन हमने फॉलो किया और हमने फिर फॉलो अप भी किया और हमने कितने ही चैंपियन दिखाया भी जा रहा था। लेकिन यू नो लोगों का इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को लाने का मकसद यही है कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो और लोग अपने चैंपियंस को, अपने नौजवानों को पहचाने, इन्हें अप्रिशिएट करें। कैन बी जस्ट से कि यही वो तब्दीली है जिसके लिए जियो पाकिस्तान काम कर रहा है कि गेट ऑन टू अदर थिंग्स एज वेल। मतलब बाकी तो मुल्क में सियासत और ये सब कुछ तो होता रहेगा, बट वी हैव टैलेंट, वी हैव एवेन्यूज़ और हम करेंगे तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी टू यू नो, जब हम इनसे मुलाकात होती है हमारी और आपसे मुलाकात कराई जाती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाय द वे साइकिलिंग ऐसी चीज़ है, जस्ट साइकिल मतलब बैठ जाए साइकिल पर साइकिलिंग करें, हाँ मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है, ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइज। टूट गई हैं
हम कराची की बात करें, बाकी मुल्क की सड़कें नहीं टूटी, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल somebody a child was born in गुजरात, और आपको पता है बिपरजॉय का जोश में था, पाकिस्तानी गुजरात, इंडियन गुजरात, वहाँ ही मतलब जोश में था बिल्कुल बिपरजॉय एट इट्स पीक, और उन्होंने अपने बच्चे का नाम बिपरजॉय रख दिया। क्या तबाही मचाएगा वो बड़े होकर। हाँ, तो ये मुझे अजीब सी बात लगी, लेकिन एनीवे ये तो हम वैसे ही बता रहे थे। जो विजुअल्स वहाँ से कल आए हैं फ्रॉम इंडियन साइड, द डिजास्टर हैज स्ट्रक, इट वाज मैसिव, मतलब दरख्त उखड़ उखड़ के आ रहे हैं, पोल्स गिर रहे हैं, छतें, बिजली के खंबे, मैं कहती हूँ कि 1000 बार भी हम शुक्र करें ना कि हम बच गए इतनी तबाही से। और वहाँ पे भी इवैक्यूएशन उनकी बड़ी इफेक्टिव रही है, इवैक्यूएशन उनकी यहाँ भी बड़ी इफेक्टिव रही है। सो लोगों को, उन्होंने भी लाखों की तादाद में लोगों को निकाला है। बट लुक एट दिस, लुक एट दिस, पूरे पूरे दरख्त उखड़ रहे हैं और ये पूरा टावर गिर गया। These are just a few of the things जो कि वायरल हुई थी, तो हमने सोचा हम इसलिए दिखाएं कि कितनी तबाही से हम बचे हैं। वैसे My God, look at this. तबाही कुछ हमारे यहाँ भी हुई, बट ऑफ कोर्स नॉट ऑन दिस लेवल। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, आपको पता है, देव बिन ऑन द ग्राउंड, हमें बताते रहे हैं। पहले ज़रा बदीन चलते हैं, और बदीन से हमें बता रहे हैं एजाज हनीफ से। जी बिल्कुल, सिंध के साहिली इलाकों से तूफ़ान का ख़तरा तो टल गया, ताहम इसके जो असरात हैं वो कल से ही तेज़ हवाओं और बारिश की सूरत में ज़ाहिर हो रहे हैं। ज़िला बदीन के तमाम देही, साहिली और शहरी इलाकों में कल से वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। जो नुकसान की बात की जाए तो जो कच्चे घर हैं उनको नुकसान पहुँचाया है। देही इलाकों में मुतअद्दिद कच्चे मकानात हैं जिनकी छतें तेज़ हवाओं से उड़ गई हैं, तो वहाँ पे जो मकीन हैं वो उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से हवा भी चल रही है, जिससे अब जो मौसम भी कुछ खुशगवार भी हुआ है, ताहम जो हल्की सी ठंड में भी इजाफा कर दिया है, जिससे ख़ुसूसन जो छोटे बच्चे हैं ऐसे घरों में जिनको नुकसान पहुंचा है, जिनकी छतें उड़ गई हैं या जिनकी कच्चे घरों की दीवारें गिर गई हैं, तो वहाँ के जो मकीन हैं जिनमें ख़वातीन बच्चे शामिल हैं, उनको जो है इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशरगोई की जा रही थी मुसलसल 2 रोज़ से कि ज़िला बदीन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेज़ बारिश तो कहीं नहीं हुई है, मुतदल बारिश है या हल्की बारिश है, जिसका सिलसिला कल से ही जारी है। बिजली की फराहमी भी कल से ही मुअत्तल है। मुतअद्दिद ऐसे देहात हैं जहाँ पे 2 रोज़ से बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तल हुई है। अब भी जो बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी, हालत ज़ार देखें आप लोगों की, मतलब इनके लिए ये रूटीन है, जो इनके मकानात हैं, जो इनका रहन सहन है, लेकिन इन दिस डे एंड एज कि ये मैं इन बच्चों को देख रही हूँ, उनके घर भी वो दोबारा अपने उन बांध से बनाना शुरू कर दिए। ये ट्रेजेडी है एक, वैसे मतलब गुड टाइम्स बैड टाइम्स इस तरह किसी को भी नहीं रहना चाहिए, इनकी मदद होनी चाहिए। और ये हुकूमत की ही प्राइमरी जिम्मेदारी है, हुकूमत की ही प्राइमरी जिम्मेदारी है। अब वैसे तो अब चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सभी हो गए हैं, उनके इलेक्शन भी। ज़िला बदीन की सूरत हाल हमने आपको दिखा दी है। ज़रा उनके मकामी हुकूमतों के नुमाइंदे भी ज़रा मुतहर्रिक हों, पहुँचें यहाँ पे, यूसी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर सब पहुँचें। कॉरेस्पॉन्डेंट वेट कर रहे हैं हमारा शाहिद सिद्दीकी इन ठट्ठा में। थिंग्स आर नॉट डिफरेंट आइदर। लेट्स सी। नामी जो तूफ़ान है उसके असरात गुज़िश्ता रात से शदीद नज़र आने लगे हैं। गुज़िश्ता रात शदीद तूफ़ानी हवाओं के साथ जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, जो वक्फे वक्फे से ताहाल जारी है। इस तेज़ बारिश की वजह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गाड़ों से केटी बंदर जाने वाला ये वाहिद ज़मीनी रास्ता है, जिसकी हालत इस वक्त यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है। जबकि हम यहाँ पर जोहो के करीब जब हम पहुँचे हैं केटी बंदर जाने के लिए, तो वहाँ दलदली रास्ता होने की वजह से हमारी गाड़ियाँ भी फंस गईं और जो है हमें वहाँ से वापस जो है गाड़ो शहर आना पड़ा। केटी बंदर में जो माहीगीरों ने अपनी कश्तियाँ किनारे पर लाकर खड़ी की थी, वहाँ जो छोटी कश्तियाँ थी उनको शदीद नुकसान पहुँचा है। बास कश्ती जो है वो टुकड़ों में बट गई है, जबकि बास के जो उनको जुज़वी नुकसान पहुँचा था। कल शदीद मद्दोजज़र जो है समंदर में पाया जा रहा था, लेकिन इस वक्त समंदर जो है वो पुरसुकून नज़र आ रहा है। जबकि जी शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर भी बहुत बचत हुई है जो आप बता रहे हैं। ऑफ कोर्स अ लॉट नीड्स टू बी डन एज इट इज़। भाई एक अटेंशन आ जाती है ना किसी डिज़ास्टर की वजह से उन जगहों पे, तो एकदम ख्याल आता है दोबारा से कि दे नीड टू बी रियली ब्रॉट इनटू द 21st सेंचुरी। एब्सोल्युटली उम्मीद ही की जा सकती है और हम ये यहाँ दिलाते रहेंगे सबको जो जिनकी जिम्मेदारी है। फॉर द रेस्ट ऑफ यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, हैव अ सेफ वीकेंड, वील सी यू मंडे, बाय।